करें। नमस्कार आप सब लोगों को। कल दशहरा है और दशहरे की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों विधानसभा सत्र था और विधानसभा सत्र के समय हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। उस स्टेटमेंट के अनुसार जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे जिनकी सैलरीज कैश फ्लो के कारण मिसमैनेजमेंट हुई थी, उसको हमने रेगुलेट किया। और उस समय भी मैंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि हमें फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस से आगे बढ़ना है। और हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हम अनुशासन में रह के वित्तीय स्थिति को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए कई सालों से 3 करोड़ रुपया हमारी सैलरीज और पेंशन्स का ब्याज के रूप में जाता रहा। हमने उसको ठीक किया और उस ठीक करने के बाद हमने ये कहा कि कुछ समय के लिए हमें अपनी सैलरी और पेंशन्स को 2-4 दिन के लिए डिले करने का हमने प्रावधान अपनी स्टेटमेंट में किया। और उसमें हमने एक सिंबॉलिक कहा कि जो सरकार नेतृत्व करती है, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य, वो सबसे पहले सिंबॉलिक 2 महीने के लिए अपनी सैलरी को नहीं रहेंगे ताकि वित्तीय अनुशासन में रहकर आगे बढ़े। 2 महीने का हमने अधिकतम समय रखा था। और 2 महीने से पहले जिस प्रकार मुख्यमंत्री के अलावा मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते मेरा अलग दायित्व है और मुख्यमंत्री के नाते मेरा अलग दायित्व है। उन परिस्थितियों को हमने बड़ी अच्छी तरह अध्ययन किया। और मैं बार बार कहता हूँ कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जा रहे हैं। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और इस संदर्भ में मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि दीपावली भी है और दीपावली की भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को, प्रदेशवासियों को दशहरे की भी बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की भी बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी ना किसी रूप में प्रदेश की सेवा करते रहे। पिछले कई सालों से कई चीज़ों के लिए वो संघर्ष करते रहे। कईयों के मेडिकल बिल कई सालों से पड़े होते हैं, मेरे पास कई बार आए कि हमारे मेडिकल बिल दिला दीजिए। हमारी सरकार ने और मंत्रिमंडल ने हमने ये फैसला किया है, सरकारी कर्मचारियों के जो भी मेडिकल बिल होंगे उन्हें तुरंत प्रभाव से जो भी पेंडेंसी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने से लगभग 1,15,000 कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया गया है। ओपीएस लागू, किंतु कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी अभी भी एनपीएस के तहत है। महंगाई भत्ते को नियमित रूप से ना दिए जाने के कारण इनके एनपीएस अंशदान में यथोचित वृद्धि न होने के कारण इन्हें पेंशन संबंधी लाभ में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है। जो 1300 के करीब हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उन 1300 के सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत है। उनमें जो उनका अंशदान है उसमें वृद्धि के कारण उनको नुकसान होता है। अतः सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि
कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने महंगाई भत्ते की दरों को एनपीएस अधिकारी तथा कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। इस बारे में हमने 10/10/2024 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे लगभग 1364 अधिकारी तथा कर्मचारियों को लाभ होगा। ये जो ओपीएस के दायरे में ना आकर एनपीएस के दायरे में होते हैं उनको इसका लाभ होगा। इसी तरह 75 वर्ष से अधिक की आयु के जितने भी पेंशन कर्मचारियों का एरियर की बात है, उनका सारा एरियर प्रदान कर दिया जाएगा। मैं प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 1/1/2023 से दे 1/1/2023 से दे महंगाई भत्ते की 4% की किस्त देने की घोषणा करता हूं। इससे प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशनरों को लाभ होगा तथा सरकारी कोष पर जो आने वाला अभी जो वित्तीय वर्ष है 600 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। मैं दीपावली के शुभ अवसर के मद्देनजर यह भी घोषणा करता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जो 1 तारीख को पे मिलती है और 9 तारीख को पेंशन मिलती है, क्योंकि दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, हम इनकी जो पेंशन हुआ है जो अगले महीने अक्टूबर में मिलनी है वो इन्हें नवंबर में मिलनी है, उन्हें 28 अक्टूबर में देने की भी घोषणा करता हूँ। यानी कि उनकी जो पेंशन है, जो पे है, वो हम 4 दिन पहले उनको दे रहे हैं। यानी कि इस महीने की 28 तारीख को सभी कर्मचारियों को पेंशन भी मिलेगी जो रिटायर हो चुके हैं, और जो सरकारी में है उन्हें पे भी मिलेगी। और जो प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के जो वेतन एयर की अतिरिक्त किस्त ₹20,000 की अदायगी भी इस वित्तीय वर्ष में करने की मैं घोषणा करता हूं। इसी तरह प्रदेश के 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों का पूरा बकाया एयर देने की भी घोषणा करता हूं। इस वित्तीय वर्ष में सरकार वेतन और पेंशन एरियर पर कुल जो और भी कुछ हमने परसेंटेज बनाई है उसमें 202 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ये जिस प्रकार का आकलन आप लोग कर रहे थे, ये आकलन करने से पहले थोड़ा सा आप सभी, आपको नहीं मैं कहूँगा, कुछ पत्रकार बंधु दिल्ली तक खबरें चला रहे थे, और कुछ तो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी है, वो तो फाइनेंस का पूरे रखते हैं। हमारी ट्रेजरी अभी तक ओवरड्राफ्ट नहीं हुई है। मैंने कहा कि पिछले साल हमने 2011 दिसंबर 2022 को जब हमने सत्ता संभाली, 1 महीने तक मैं और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने, जिस समय गंभीर वित्तीय स्थिति थी, उस पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद हमने दृष्टिकोण अपनाया और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी, जिसकी की पहले बजट में आपको कल्पना की। पर आपने उस बजट में, क्योंकि वो बदला हुआ बजट था, उस बदले हुए बजट को आपने सोचा पता नहीं किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और 1 साल के भीतर 2023-24 में 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया। 2024-25 में उसमें कितने % की वृद्धि हो रही है वो 31 मार्च 2025 को पता लगेगा। लेकिन पूरे जर्नल में ऐसा लगा कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जब हमने मंत्रियों की विधानसभा के सत्र में और मुख्यमंत्री की 2 महीने की
सैलरी रोकने की बात की थी, तो मैंने कहा ये सिंबॉलिक, हम जो 4 दिन का जो फिस्कल मैनेजमेंट है इसके लिए कर रहे हैं, उसके बाद कर्मचारियों की करेंगे, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उसका उल्ट इतना प्रचार किया गया, उल्ट देखने के लिए इतना सब कुछ कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी है और हम बार बार कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और मजबूत अमीर राज्य बनेगा। ये मैं अभी से नहीं कह रहा, आप तो सारे मुझे सब रिकॉर्ड पहले दिन से मेरी आप स्टेटमेंट देखना। तो ये हम सरकारी कर्मचारियों को 4% हमने जो डीए दिया है और जो मेडिकल बिल का पूरा भुगतान कर दिया है। आने वाले समय में आप और भी चीजें देखेंगे जो अभी भविष्य के गर्भ में आपको छिपी है, जो हम आने वाले समय में कराएंगे। सुधार की प्रक्रिया प्रदेश में पूर्णतः जारी है, फैसले लिए जा रहे हैं, पर उससे आम आदमी को असर नहीं हो रहा है। हम कड़े फैसले ले रहे हैं, उससे आम आदमी को हासिल नहीं हो रहा है। अभी तक हमने जो बिजली के बिल, जो बिजली की सब्सिडी बंद करने की बात कही है, वो अभी 75 लाख कर्मचारी जो 300 यूनिट से ज़्यादा 300 यूनिट खर्च करते हैं, उनकी अभी सब्सिडी को कोई बंद नहीं किया गया। जो हमने कैबिनेट में फैसला किया, कोई बंद नहीं किया गया। और जो पानी के बिल की बात की गई है, आप बताइए कि 5 स्टार होटलों को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को 1 रुपया प्रति यूनिट सब्सिडी देने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। पानी के बिल की उनको सब्सिडी देने की बात नहीं होनी चाहिए। जो करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं, जो 10-10 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, उनको भी फ्री देना चाहिए। किनको देना है हमने फ्री? जो आम आदमी है, जो गांव में रहने वाला गरीब आदमी है, जो गांव में रहने वाला किसान आदमी है, जो सही मायने में डिजर्व करता है, उसको हमारी सरकार पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम करेगी। और जहां उनको जरूरत होगी कि ये इनका बिल नहीं भुगतान कर सकते, उस स्थिति में हम उनके बिल के भुगतान करने की स्थिति में भी हमारी सरकार उनको करेगी जो डिजर्व करते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रदेश के कर्मचारियों का, प्रदेश के किसानों का, प्रदेश के बागवानों का, प्रदेश के मजदूरों का, प्रदेश की महिलाओं का, प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा हो, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनको उनके बारे में पूछा जाना चाहिए था। चुनावों से पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी गई। ये तो वो बात हुई, इस बार मैं देख रहा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देखिए ना कि हर चीज में ब्याज 5 रुपए कम कर दिया गया, बिजली फ्री कर दी गई, मुफ्त की पानी की योजना ला दी गई, 900 के करीब इंस्टीट्यूशन खोल दिए गए। और फिर खूब खुश होते हैं कि प्रदेश के धन को हमने लुटा दिया है, और लुटाया भी ऐसा कि आने वाले भविष्य की युवा पीढ़ी के लिए कोई नया रास्ता छोड़ने की बात नहीं की। हम यहाँ सत्ता में ना प्रदेश की संपदा को लूटने देंगे, ना लुटाने देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसीलिए मैंने कहा कि आरबीआई बता सकता कि हमने कब ओवरड्राफ्ट किया, फाइनेंस मिनिस्टर बता सकती थी कि हमने कब ओवरड्राफ्ट किया। झूठ के सहारे जब राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है, तो ऐसा उसके बारे में उन्हें विचार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बोले, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी है वो तो आरबीआई के साथ अटैच्ड है, हर चीज का पता लग जाता कि कहाँ है। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों के हित में, पेंशनों के हित में ये फैसला किया। और 28 तारीख को, पिछली बार हमने 5 को दी थी और 9 को दी, इस बार हमने 28 तारीख को दे दी। ये सब चीज़ें हम सरकार के हित में कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय, 4% 2023 से डीए की 4% की एरियर जो 10,000 करोड़ का, उसमें 75 साल के बाहर में इसकी वो जारी करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय, देश के प्रधानमंत्री ने और सभी मंत्रियों ने हरियाणा में
जो धार आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर चुनावों में थी, तो उसका क्या, उसको किस एंगल से लेते हैं आप? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आया कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा सौहार्द रहता था। जब से चुनाव आते तो हिमाचल प्रदेश की पूरे चर्चा हुई, सब कुछ पता था उन्हें। अरे क्या देश की फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ नहीं पता होगा? सब कुछ पता था, लेकिन इस प्रकार से प्रकट किया गया जो कि गलत है। ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। तो जो मेडिकल रिइंबर्समेंट का आपने देना, ये काफी सालों से कर्मचारी मेरे को मिले थे, अभी मैं मेडिकल कॉलेज भी गया था और जगह भी गया, कि हमारे 2-2 साल से मेडिकल बिल ही नहीं मिले हैं, 3-3 साल से मेडिकल बिल नहीं बने हैं, हम पैसा तो खर्च कर चुके हैं। तो मैंने कहा कि ये मेडिकल वाले जो बिल है ये सारे अभी पूरे कर दिए जाएंगे। उनके लिए बजट करके उनको पूरे, जिनके भी आज तक के बेचारों के, क्योंकि ये जो ज्यादा पेंशनर लोगों के होते हैं, बुजुर्ग लोगों के होते हैं, तो उनको कभी किसी को 3 साल से मेडिकल बिल नहीं मिला। रिवर्समेंट का जो रिवर्समेंट होती है ना, जो सरकारी कर्मचारी, तो इस दृष्टि से हमने उनके रिवर्समेंट का भी पूरा प्रावधान कर दिया। मुख्यमंत्री एक तरफ अधिकारी और कर्मचारी वो हैं जो एनपीएस के तहत हैं, जिनको 12% मिलना है, दूसरी तरफ वो हैं जो ओपीएस वाले हैं, जिनको आपने 4% की घोषणा की है। क्या ये दोनों आपस में जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि हाँ, नहीं, वो बिल्कुल, वो जो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इस हिसाब से जस्टिफाई करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। सर, आपने कहा कि फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुआ था कुछ समय पहले, जिसको अब ठीक कर दिया। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मैंने फिस्कल डिसिप्लिन बोला। कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट है, पिछले कई सालों से चल रहा है। सर, सवाल इसमें ये है कि अब इस फिस्कल मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए क्या स्टेप्स सरकार की तरफ से हो गया, कर दिए। जो हमारी ट्रेजरी थी उसको ठीक किया, रेगुलेट कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक ही समय किया ना, तो हमने क्यों किया? अब इतने सालों से आपका 3 करोड़ रुपया निकला जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो फाइनेंस मिनिस्टर होकर जब मैंने फाइनेंस की प्रेजेंटेशन ली तो मैंने देखा उसको हम ठीक कर रहे हैं। हम क्यों 3 करोड़ रुपया पर मंथ का दें, 36 करोड़ रुपया क्यों दें? और 1 साल का नहीं है, मेरे से पहले से निकल रहा है, काफी सालों से निकल रहा है। उसको ठीक करने का हमारा दायित्व है। जब पता किया कि हम पहली तारीख को पेंशन और पे देते हैं तो 7.5% हम इंटरेस्ट पर लोन लेकर देते, तो ठीक किया। फिर हमने मैनेजमेंट किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट को पहले ऐसा सोचा था सैंक्शन दे दो और अब अप्रूवल कर दो। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारे जो नए फाइनेंस सेक्रेटरी आए हैं देवेश जी, और हम बैठकर माननीय मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल बैठ के प्रेजेंटेशन लेते हैं, सारे मंत्रिमंडल के पास प्रेजेंटेशन होती है, फिर कौन से स्टेप करने, और 5 गारंटियां पूरी की है और 6ठी भी पूरी होने, बाकी गारंटियां पूरी करने, छोटी छोटी गारंटियां हैं। 1500 रुपया हमने दिया, ओपीएस हमने दी, राजीव गांधी जी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे हिमाचल प्रदेश में काम स्टार्ट हो चुका है। राजीव गांधी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना हम लेकर आए। तकरीबन 15,000 लोगों को हमारी सरकार आने के बाद सरकारी क्षेत्र में, चाहे वो आउटसोर्स है चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो रिजल्ट नहीं निकले थे, जीओआईटी का 2020 में हुआ तो वो रिजल्ट नहीं निकले, सारे रिजल्ट हमने निकाले। तो ये गवर्नेंस की बात है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, ध्यान देने की जरूरत होती है। सर को 28 तारीख को इस बार देने की, हाँ, आप बताइए। हमने अब 4 दिन पहले हम उनको पे दे रहे हैं। लेकिन भविष्य में क्या रहेगा? भविष्य में 1 तारीख को रहेगा, और पेंशन का हम उसको और रेगुलेट करके फिर पेंशन की डेट भी तय कर। ये आ रही लोगों को कि उनके जो अगर कर्ज ले रखा किसी ने, तो बैंक जो है, नहीं, वो हमने कर दिया ना 1 को, तो पेंशन पे जो सरकारी कर्मचारी दे रहे हैं उनको 1 को, पेंशन वालों को भी हम थोड़ा और रेगुलेट करेंगे। बार-बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि केंद्र से आए पैसे का मिसमैनेजमेंट हो रहा है और उसकी बंदरबाट हो रही है। उन्होंने पिछले बार ट्रॉमा सेंटर को लेकर, जिसका आपने शिलान्यास किया, उसको लेकर कहा कि उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है और उसके लिए 1 साल पहले भर्तियां निकाली। पर मैं ये तो बिल्कुल सही कहा, वो मुख्यमंत्री जी ने भी ठीक कहा कि वो तो परेशान है बेचारे, ये हो क्या रहा, मैं कैसे रहा हूँ, वो परेशान है। और वो झूठ पर झूठ के सौदागर बन चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवा देते हो, फिर नड्डा जी के पास आज चले जाते हो, वहां झूठ बुलवा देते हैं। आज भी नड्डा जी आए, कुछ बोला, उनको समझ आ गया कि मैंने झूठ बोला है। तो ये सब चीजें जो है ना, वो उनको बोलने दीजिए। अब ट्रॉमा सेंटर में हमने कैजुअलिटी डिपार्टमेंट का अपग्रेड किया, किसी ने नहीं सोचा, वो भी रहे, हमने उसे डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन बनाया। और कैजुअलिटी में क्या होता था, एक बेड पर 2-2 लेटे होते थे। आप देखना कैजुअलिटी में
और उसमें क्या होता था, जो डॉक्टर ड्यूटी देता था वो एसआर शिफ्ट कर रहा होता था, उसकी 72 घंटे लगातार ड्यूटी होती थी। 8-10 घंटे बाद तो हमारे को नींद लग जाती, दिमाग थक जाता है। हमने वहां क्या किया, आपको मैं परिवर्तन बताता हूं। हमने 8 घंटे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई, 8 से 9 घंटे हो सकती है, कई पेशेंट को कई बार 1 घंटा ज्यादा लग सकता है, किसी की ऑर्थो का पेशेंट आया 2 भी लग सकते हैं, सीरियस नेचर का आएगा तो 2 भी लग सकते हैं, लेकिन 8 से 10 घंटे की भी ड्यूटी लगाई। और वहां उस हिसाब से डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट की 24 घंटे के हिसाब से 3 डॉक्टर रहेंगे 24 घंटे में, और 30 डॉक्टर वहां अभी लगा दिए। डॉक्टर पेशेंट का रेशो वर्ल्ड क्लास करने की दिशा में हम आगे बढ़े। और स्टाफ नर्स, एक स्टाफ नर्स 12 पेशेंट को देखती है, 12 पेशेंट को देखती है एक स्टाफ नर्स। हमने कहा कि वर्ल्ड प्रैक्टिस क्या है, उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्स 6 पेशेंट को देखती है। उसके हिसाब से 400 स्टाफ नर्सिस की पोस्टें वहां सैंक्शन की, 120 डॉक्टरों की पोस्टें वहां सैंक्शन की। अभी तक 720 पोस्टें अकेले आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत की है और 500 पोस्टें टांडा में की। पहले हम 2 हॉस्पिटल को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके बाद जो 4 हॉस्पिटल है अगले फेज में हम 4 हॉस्पिटलों का अच्छा बनाएंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर क्या कदम सरकार आगे उठा रही है, क्योंकि डेफिसिट ग्रांट वो घट रही है, जीएसटी कंपनसेशन वो कम हो रहा है या बंद हो गया है, तो आगे क्या है, क्योंकि 250 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं पिछले वित्तीय वर्ष में। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जयराम ठाकुर जी के समय जीएसटी कंपनसेशन आता था जो जून 2022 में बंद हो गया। जब हमारे को 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया तो जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, 10,000 करोड़ आरडीजी आती थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 10,000 करोड़ आरडीजी आती थी। हमारी घटकर 3,000 करोड़ होने जा रही है। 7,000 करोड़ रुपया हमारा और घट गया। जो उनको 1,500 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन या इससे कम या ज्यादा आता था वो बंद हो गया। फिर भी हम सरकार चला रहे हैं और जो हम सुधार कर रहे हैं वो तो आप नमक मिर्च लगाकर तो प्रस्तुत करते रहते हैं। तो वो जो सुधार है जारी है। 450 करोड़ रुपया एक बार शराब के ठेकों से नीलामी से किया, 4 साल रिन्यू होते रहे तो 450 करोड़ आया, हमारा 1 साल में 450 करोड़ आया। तो हर चीज में हम सुधार कर रहे हैं। और जो मुफ्त की रेवड़ियां जो डिजर्व नहीं करता, मैं अगर एक 10 लाख इनकम टैक्स देता हूं तो मैं क्यों मुफ्त की सब्सिडी बिजली की लूं, मैं क्यों मुफ्त पानी की बिजली की सब्सिडी लूं। तो ये सब चीजों में सुधार कर रहे हैं। और मैं सभी का, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का और सभी अधिकारियों का जो हमारे इस व्यवस्था परिवर्तन में आगे बढ़ रहे हैं, और भी सुधार जारी रहेंगे। और सुधार के बाद उभरता हिमाचल और आत्मनिर्भर हिमाचल जो अभी आने वाले समय में आपको दिखने लगेगा, आप महसूस करेंगे और आप पत्रकार भी महसूस करेंगे आने वाले समय में। सर आपने दिए की अनाउंसमेंट भी करती है, जो सचिवालय कर्मचारी है उन पर कुछ जो है वो अभी वो कह रहे हैं कि वापसी लिया जाए, विशेष अधिकार वो लाने की बात है, सर वापसी लिया जाएगा 15 तारीख को जगह वापस कर रहे हैं। वो तो पता नहीं क्या, मैं उस बारे में क्या वापिस लेना, ये तो मुझे, वो तो विधायक का अपना राइट होता है ना, वो विधायक को कन्विंस करना पड़ेगा ना, मैं समझाना पड़ेगा उनको विधायक कि उनके प्रति तो समझाना, उनको भी नहीं बोलना चाहिए कई चीजें। हाँ जी, क्यों नहीं, सारे हमारे तो दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले, क्यों नहीं है, रोज ही होती है हमारी। तो हमारे पास तो ऐसा है, देखिए कर्मचारियों का भी दायित्व बनता है, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का दायित्व बनता है, वो अपनी मांगों के समर्थन में बात कर सकते हैं, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी शोभा नहीं देता है। तो प्रिविलेज मोशन कर्मचारियों के उसके मामले में नहीं आया है, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी उसके मामले में आया। वो तो विधानसभा के स्पीकर से मैं बात भी करूंगा और मंत्री जी से भी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरे सवाल सुन लो। धन्यवाद। मेरे 2 सवाल इधर बैठे। 1364 कर्मचारियों की आपने बात की जो एनपीएस के हैं, उनको जो 12% डीए देने की बात है, उसके ऊपर टोटल खर्च कितना आएगा और उनको कब तक छुट्टा कर दिया जाएगा? ये आपको मैं बता दूंगा बाद में, अभी तो कैलकुलेट करके। दूसरा प्रश्न मेरा ये था, अरे अभी 600 करोड़ रुपया टोटल लग रहा है जो 4% दिया जा रहा है।
ये है सर उसमें ये भी है इन्वॉल्व। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि 10-12 मार्च इस साल 12 मार्च को एक पत्र आया था भारत सरकार से और 9 राज्य हैं देश के, अंडमान निकोबार उसमें भी शामिल है। हमें एक पुलिस बटालियन महिला की मिली थी, उसमें सरकार उस बटालियन को लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है? अगर बटालियन मिली और अपने खर्चे केंद्र सरकार अपना पैसा, ऐसा होता है ना, मेडिकल कॉलेज मिल गया जी। हाँ, हमीरपुर में गुलाम नबी आजाद जी ने 2 मार्च को मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर किया। उससे पहले गुलाम नबी आजाद जी हिमाचल प्रदेश में नाहन में किया और चंबा में किया। कैंसर इंस्टीट्यूट भी डिक्लेयर किया। मैंने इंटरवीन किया तो हमारे को हमीरपुर एडवांस डिस्ट्रिक्ट था, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो कितने पैसे आते थे? 180 करोड़। 180 करोड़ से हॉस्पिटल नहीं बनता। आज चंबा के मेडिकल कॉलेज को भी हमको अपने सरकार की किट्टी से 200 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है और 200 ही करोड़ हमीरपुर के देना पड़ रहा है, नाहन के भी देना पड़ रहा है। वो हाथ खींच देते हैं। इसी का एक उदाहरण दूंगा। पूरे देश में आयुष्मान भारत की चर्चा होती है कि हम 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, उसमें खर्चा आता है 100 करोड़ रुपया। भारत सरकार देती है 43 करोड़ रुपया। 43 करोड़ रुपए के ऊपर सीलिंग नहीं है, बाकी 47 करोड़ रुपया हमारे जो खजाना है ना जनता का, उससे जाता है। तो ये चीजें जो योजनाएं हैं, ये सब व्यवस्था परिवर्तन में आ रही है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। आपने हिमकेयर योजना शुरू कर दी, होता हर्निया का ऑपरेशन है, बिल बन जाता 25,000 की जगह 1 लाख रुपया। कोई सोच समझ के हिमकेयर की योजना नहीं शुरू की गई। इसको बोलते हैं जनता के खजाने से धन को लुटाना और लूट लेना। इसको रोक लगा रहे, ये व्यवस्था परिवर्तन है। धन्यवाद। सब्जियों के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, टमाटर और प्याज 100 सेब की घट गए। मैं आज खरीद के लाऊंगा तब बात करता हूं।